So in the last class we have discussed about the discovery of fundamental particles, that is electron, proton and neutron. So now just we are making the chart. Particle, its symbol, its mass, its charge, so now we are making the chart for particle, mass, charge and symbol. Okay, and you can also make the chart for discoverer also. Who discovered this fundamental particle? So we have three fundamental particles. The first one is our electron, second one is proton and third one is neutron. What was the symbol for electron? -1 E0 है ना. नीचे इन द बॉटम क्या डिनोट होता है आपका चार्ज, ऊपर क्या डिनोट होता है मास, है ना. मास 0 इसलिए लिया जा रहा है, मास तो होता है इलेक्ट्रॉन में बेटा, बट इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रिस्पेक्ट में काफी कम होता है, नेग्लिजिबल होता है. दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग इट्स मास एज 0. व्हाट वाज द सिंबल फॉर प्रोटॉन? है ना 1H1. हाँ तब भी लिख सकते हो बेटा, है ना. बट द पार्टिकल ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन गैस इज नेम्ड एज proton. So commonly it is a common practice कि we write it as 1p1. And what was the symbol for neutron? 0n1. है ना. In terms of mass, if we are talking, it is 9.1 into 10 की power minus 31 kg. And in terms of, if you want to write it as in AMU, so it is 000 approximately 55 AMU. What is the meaning of AMU? एटॉमिक मास यूनिट, है ना. तो कभी कभी वी रिक्वायर द मास इन एएमयू, तो आप इसको भी ध्यान रख सकते हो. प्रोटॉन का मास था 1.6726 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg. एंड इन टर्म्स ऑफ एएमयू इट इज ना एग्जैक्ट वैल्यू इन एएमयू इज जस्ट लेट मी सी द वैल्यू ऑफ एएमयू इज 1.00757. Okay, and for neutron it is 1.6749, है ना, into 10 की power minus 27 kg. So in the last class we have, है ना, written that the neutron is slightly heavier than किससे? प्रोटॉन से. हल्का सा हैवी है बेटा, बट कॉमन प्रैक्टिस क्या होती कि वी टेक अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, है ना. तो अगर आप अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक जाओगे तो ये भी 1.67 है, ये भी 1.67 है. दैट्स वाई कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है. एएमयू में जरूर इट इज 1.00893 एएमयू. तो अगेन अगर मैं 2 डेसिमल प्लेस तक जाता हूँ तो ये भी 1.00, वो भी आपका 1.00. चार्ज की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है ना, माइनस का 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम, है ना. और अगर आप इसे ESU CGS यूनिट में लिखना चाहते हो, क्योंकि इस चैप्टर में आपको जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है ना. तो जो ऊपर वाली कूलम यूनिट है वो SI यूनिट है ना. फिजिक्स का शायद पहला चैप्टर कौन सा पढ़ाया गया आपको? मैथमेटिकल टूल्स, है ना. अब यूनिट्स वाला चैप्टर चालू होगा जो सबके लिए कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना. तो यूनिट्स में जो कूलम होती है दैट इज SI यूनिट, और ESU आपकी CGS यूनिट है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ESU? ESU स्टैंड्स फॉर, है ना, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट. तो ये भी लिख लेना, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हमें डीली प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन से करना है ना. अल्फा पार्टिकल तो चार्ज सब जगह आएगा, ठीक है. कॉमन प्रैक्टिस होती है कि वी विल टेक द चार्ज इन SI यूनिट, मतलब कूलम वाला, बट कभी कभी हमें ESU की भी जरूरत पड़ सकती है. अगर मैं प्रोटॉन की बात करता हूँ तो इट इज सेम 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है ना. एग्जैक्टली सेम होता है, बस साइन क्या हो जाता है उसका, प्लस का. और अगर ESU में बात करोगे तो अगेन सेम 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 10 ESU, ठीक है. नाउ
अगर न्यूट्रॉन की बात करता हूं तो मुझे पता ही है कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है ना। डिस्कवरर की बात करते हो बेटा तो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर थॉमसन ने करा था, थॉमसन, ठीक है ना। प्रोटॉन को डिस्कवर करा था गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन इसको डिस्कवर करा था चैडविक ने। तो ये चार्ट अब आपको ध्यान रखना है, इस पूरे चैप्टर में आपको ये बार बार जरूरत पड़ने वाली है ना। दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर सम मेनी अदर नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स भी एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हाँ, जे थॉमसन, बिल्कुल सही। ठीक है, तो नीचे मेंशन कर देना कि अबव 3 आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स। Above 3 are the fundamental particles which are present in all atoms. Above 3 are fundamental particles which are present in all atoms, है ना, except किसमें, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता। Above 3 are fundamental particles which are present in all atoms, है ना, except hydrogen, and apart from that there are many non-fundamental particles. Apart from that there are many non-fundamental particles like neutrino, neutrino, like neutrino, antineutrino, meson, 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 positron, etc. are also present. ठीक है ना। तो अगर आप फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करते हो बेटा तो फंडामेंटल पार्टिकल्स ये 3 है। इसके अलावा काफी सारे नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स भी एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनके बारे में बात हम लोग वी विल डिस्कस दैट नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स इन न्यूक्लियर केमिस्ट्री। जब पूरा किसको डील कराया था, ब्रांच का नाम ही है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, मतलब उसको किससे डील करोगे बेटा, न्यूक्लियस से, क्योंकि ये सब पार्टिकल किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, आपके न्यूक्लियस के अंदर। मतलब ये तो हर एलिमेंट के उसमें पाए जाते हैं। हाँ, ये तो लगभग सभी है ना, अलग अलग किसी भी तरीके के हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो दैट वी विल डिस्कस इन न्यूक्लियर केमिस्ट्री। राइट नाउ वी विल मेजरली फोकस ऑन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और किसके ऊपर, न्यूट्रॉन, ठीक है ना। वंस दिस पार्टिकल आर डिस्कवर्ड, डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी गलत हो गई। एक बार ये पार्टिकल डिस्कवर हो गए बेटा ना, उसके बाद क्या हुआ, इन पार्टिकल्स की अरेंजमेंट देखने की कोशिश करी गई कि आखिर ये पार्टिकल्स एटम्स के अंदर किस तरह से अरेंज होते हैं, ठीक है ना। और उसी को अरेंजमेंट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स इनसाइड द एटम आर गिवन बाय सम मॉडल्स विच आर नोन एज क्या, एटॉमिक मॉडल्स। जो लास्ट क्लास में वी डिस्कस कि हमें कौन कौन से एटॉमिक मॉडल डिस्कस करने, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोहर मॉडल और वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, ठीक है ना। बट उससे पहले मैं थोड़ा सा चार्ज के बारे में आपको बता देता हूं, जो इस चैप्टर में फॉर्मूले यूज होंगे। तो आप अब हेडिंग डाल लो हमारा बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहले मैं थोड़ा आइडिया चार्ज के बारे में दे दे रहा हूं, फिर हम लोग इस पे बढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है ना। तो पॉइंट वाइज में लिखना पहला हमारा कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड,
द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इन 12th फिजिक्स है ना, देयर इज वन चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें पूरा आप चार्ज के बारे में पढ़ते हो, बट हमें यहाँ पर कुछ फॉर्मूलों की जरूरत पड़ती है चार्ज की, तो वी आर गिविंग दैट फॉर्मूला. चार्ज इज क्वांटाइज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइज? वर्ड का मीनिंग क्या होता है बेटा? जिसकी क्वांटिटी फिक्स हो, है ना. मतलब क्वांटाइज का मतलब जो हमेशा विच कैन टेक इंटीजर वैल्यूज, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं ले सकता. जैसे अगर मैं पर्क चॉकलेट लाया बेटा, ठीक है ना, तो मैं आप सबको एक एक करके देता हूँ या दो दो करके देता हूँ, तो ये क्या कहलाएगा कि इट इज क्वांटाइज. बट अगर मैं, है ना, एक लाऊं और थोड़ा थोड़ा टुकड़ा आपको दे दूं, तो ये क्वांटाइज नहीं है. क्वांटाइज का मतलब है हमेशा इंटीजर वैल्यूज को लेना, है ना. तो लिख लेना चार्ज इज क्वांटाइज, दैट इज इट कैन टेक ओनली integer values of E. That is, it can take only integer values of E. ठीक है. What is the symbol of charge? Q. ठीक है ना. तो charge is quantized का मतलब Q equals to NE. ठीक है ना. जहां पर N कोई भी क्या होगा आपका इंटीजर होगा बेटा, तो N यहाँ पर हमारा इंटीजर है, पॉजिटिव होगा. नेगेटिव भी हो सकता है क्योंकि चार्ज दो तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव. तो चार्ज कभी फ्रैक्शनल मल्टीपल में नहीं होगा बेटा. कोई भी सब्सटेंस है, जैसे है ना, कोई भी आयन की बात करें, सोडियम का नाम सुना होगा आपने, है ना, Na, और क्या आयन बनाता है ये Na प्लस, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा. Mg की बात करूं, Mg कौन सा आयन बनाता है? Mg+2 मतलब 2. एल्यूमिनियम की बात करूं तो 3+, तो इसने 3 करे. कोई फ्रैक्शनल नहीं होगा बेटा कि 2.5 इलेक्ट्रॉन लूज हुए या 3.5 हुए. हमेशा कौन सी वैल्यूज होंगी? हमारा इंटीजर वैल्यूज. इसको बोला जाता है क्वांटाइज. आगे भी इस चैप्टर में बार बार वी विल यूज द वर्ड क्वांटाइज. आर यू गेटिंग द मीनिंग ऑफ क्वांटाइज? क्वांटाइज का मतलब क्या बेटा? जो हमेशा फिक्स क्वांटिटी में इंटीजर वैल्यूज लेगा. ठीक है ना. ब्रेक नहीं होगा बेटा. 1 के बाद सीधे कौन सी वैल्यू लेगा? 2. इसको क्वांटाइज बोला जाता है. और क्वांटाइज नहीं बोलने का मतलब 1 से लेकर 2 की सब वैल्यूज ले सकता है. आ रही मेरी बात समझ में? तो ठीक है ना. सेकंड लिखना, सेकंड पॉइंट ऑफ चार्ज इज ऑफ 2 टाइप्स, है ना. चार्ज इज ऑफ 2 टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. चार्ज इज ऑफ 2 टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ठीक है. तो दो तरह का चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज भी, नेगेटिव चार्ज भी. अगर आप इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज बोलते हो तो इट इज माइनस ऑफ 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम. अगर आप प्रोटॉन के ऊपर चार्ज बोलोगे तो प्लस ऑफ 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम. व्हाट डज इट मीन? क्या प्रोटॉन के ऊपर ज्यादा चार्ज है? नहीं, है ना. दोनों के ऊपर चार्ज क्या है बेटा? इक्वल. इट इज द नेचर ऑफ चार्ज कि चार्ज कितने तरह का होता है? 2 तरह का, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, है ना. तो दोनों की वैल्यूज लिख के नीचे लिख लेना. तो दोनों की वैल्यूज लिख के नीचे लिख लेना कि दिस डज नॉट मीन प्रोटॉन हैज हायर चार्ज. This does not mean proton has higher charge. Both electron and proton have same charge. Both electron and proton have same charge, but their nature is opposite. थर्ड पॉइंट की बात करें बेटा, सेम चार्जेस आपस में रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे? है ना. आपने मैग्नेट देखा होगा, मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल. अगर आप नॉर्थ और साउथ को लाते हो तो क्या होते हैं बेटा? एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के आने के बाद दोनों चिपक जाते हैं, उसके बाद पास लाने की जरूरत नहीं होती. और अगर आप नॉर्थ और नॉर्थ पोल को पास में लाओ तो क्या होगा? एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आने के बाद वो भागने पड़ते बेटा. जबरदस्ती हम लोग उनको चिपकाने की कोशिश कर भी लें तब भी नहीं चिपकते हैं. ये तो करा होगा एक्सपेरिमेंट आपने. एग्जैक्टली सेम वे में चार्जेस का भी सेम कॉन्सेप्ट है कि सेम चार्जेस क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. ठीक है ना. इसको हम लोग मीनिंग में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ क्या बोलते हैं? रिपल्शन. कि अगर सेम चार्जेस होंगे तो दैट विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन.
ठीक है ना, और अपोजिट चार्जेस होंगे तो दैट विल बी फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है ना। अब हम लोग क्योंकि आगे से प्लस माइनस साइन यूज नहीं करेंगे बेटा, हम लोग अट्रैक्शन और क्या बोल देंगे, रिपल्शन वर्ड यूज कर देंगे, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट ये लिखना, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर and opposite charges attract each other. Same charges repel each other and opposite charges attract each other. ठीक है, चलो दिस इज अवर थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट लिखना बेटा हमारा, चार्ज के बारे में पूछ सकता है कि विच टाइप ऑफ क्वांटिटी चार्ज, वेदर इट इज स्केलर और वेक्टर। स्केलर और वेक्टर समझते हो? स्केलर क्वांटिटी मींस जिसके अंदर केवल मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर मतलब जिसकी डायरेक्शन भी होती है। तो क्या चार्ज की कोई डायरेक्शन होगी बेटा? कोई डायरेक्शन नहीं होती है ना। क्यों नहीं होती? एक चार्ज में यहाँ रख दूं और एक चार्ज में कहीं भी रख दूं, ठीक है ना, क्या होगा? अगर अपोजिट नेचर के हैं तो अट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे, सेम नेचर के होंगे तो रिपेल करेंगे ही करेंगे, उसको डायरेक्शन से कोई भी लेना देना नहीं है। तो दैट मीन चार्ज किस तरह की क्वांटिटी हो गई? स्केलर। तो फोर्थ पॉइंट वी कैन से कि चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, charge is a scalar quantity and force between two charges, force between two charges always act, force between two charges always act along the line joining two charges. Force acting between two charges always act along the line joining two charges, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको दो चार्ज दे रहा हूँ बेटा, एक यहाँ पे रखा हुआ है Q1, ठीक है ना, दूसरा यहाँ पे रखा हुआ है आपका Q2, ठीक है ना। इसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं बेटा, किसी भी डायरेक्शन से आ सकता है। तो आपको हमेशा एक लाइन से बस दोनों को जोड़ देना है कि इन दोनों के चार्जेस के बीच में क्या होगा, ये R क्या है हमारा, इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, ठीक है ना। तो डिस्टेंस हमारा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो डिस्टेंस के साथ वेरी करता है, Q1 Q2। अगर ये सेम नेचर के होंगे बेटा, ठीक है ना, तो हम साइन किस तरह से देंगे? इस तरीके से कि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर अपोजिट नेचर के होंगे तो हम साइन किस तरह से देंगे? रिपल्शन वाला, ठीक है ना, कि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? दूर दे रहे हैं। हाँ, सेम नेचर के तो बोल रहा हूँ, अपोजिट बोल दिया क्या मैंने? अपोजिट नेचर के होंगे तो दोनों क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, सेम नेचर के रिपेल करेंगे। एक बार बोल दिया ना, कुछ बाय मिस्टेक हो जाती है तो समझ लो उसको, तो ठीक है ना। तो इस तरह से, एंड अगर इन चार्जेस के बीच का आपको फोर्स का फॉर्मूला निकालना हो जो इस चैप्टर में बार बार हमें यूज होगा, तो पहले ये लाइन बना लेना इस तरीके से, एंड है ना, पहले ये डायग्राम बना लेना छोटा सा, है ना, और नीचे लिखना मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स between two charges, magnitude of force between two charges placed at a distance r, magnitude of force between two charges placed at a distance r is given by, है ना, जहाँ डायग्राम है ना नीचे अपना लिख लेना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले की हमें, है ना, हो सकता है आपने 9th-10th में भी इस फॉर्मूले को मोस्ट प्रोबेबली कम से कम देखा तो होगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है रहता है 9th-10th में भी, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आपका इस चैप्टर में यूज होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है ना। जहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, कभी कभी बुक्स में इसको F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर भी लिखा जाता है ना। तो दोनों का मीनिंग सेम है, क्योंकि K हमेशा कहीं भी आएगा। K किसका सिंबल होता है? आपका कांस्टेंट का, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रिप्रेजेंट्स अ कांस्टेंट। अगर आप SI यूनिट में जा रहे हो, ठीक है, तब आपको Q1 और Q2 दोनों को किस में रखना पड़ेगा बेटा? कूलॉम में।
है ना, और तब आपके लिए 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ होती है। ये भी याद रखना पड़ेगा कि आप किस यूनिट में सॉल्व कर रहे हो। बट इफ यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम इन सीजीएस, दोनों में से किसी भी इसमें कर सकते हो आप। बोहर मॉडल में नॉर्मली वी सॉल्व द प्रॉब्लम इन सीजीएस यूनिट, और अगर आप सीजीएस यूनिट लेते हो देन यू हैव टू पुट Q1 Q2 इन ESU, जो अभी मैंने बताया, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैट्स यूनिट। और इन दैट केस द वैल्यू ऑफ 1/4πε0 या K जो हो जाती है वो 1 हो जाती है, ठीक है ना। और ऐसा यूनिट में लोगे तो R को भी किस में रखोगे आप, मीटर में, ठीक है ना। और सीजीएस यूनिट अगर आप लेते हो तो R को किस में रखोगे आप, सेंटीमीटर में, ठीक। तो ये सब चीजें हमारी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का पार्ट हैं, जो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। द लास्ट क्लास आई हैव टोल्ड यू कि इनिशियली 2 or 3 लेक्चर्स आर थ्योरेटिकल, देन न्यूमेरिकल्स विल स्टार्ट। तो न्यूमेरिकल्स में इन सब चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। अब नॉर्मली क्या होता है बेटा, यू कैन सी द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो भी हो, ठीक है ना, वो उतना ही क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। तो नॉर्मली चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो काफी कम होती है, और इस वजह से वो जो डिस्टेंस गिवन होती है बेटा, वो आपको इन यूनिट्स में गिवन होती है, A⁻�0। क्या बोला जाता है इसे, एनोड नहीं बेटा, एनोड तो पूरा मीनिंग होता है ANOD, इलेक्ट्रोड है। A⁻�0 ये सिंबल्स बता रहा हूं मैं, NM लिखा हुआ मिलेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ NM, नहीं पता है ना, μm, PM, FM, है ना। ये कॉमन टर्मिनोलॉजी इस तरीके से यूज होगा, क्योंकि नॉर्मली चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो काफी कम होती है। अब अगर मुझे 10⁻⁻10 मीटर पर दो चार्जेस दिए गए, कितनी डिस्टेंस पर, 10⁻⁻10, ठीक है ना। अब 10⁻⁻10 बोलना ज्यादा कन्वीनियंट नहीं है, उसकी बजाय अगर आप इसे 1 आर्मस्ट्रॉन्ग बोल दोगे, क्या बोल दोगे, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग। A0 मतलब आर्मस्ट्रॉन्ग है, NM मतलब नैनोमीटर, μm मतलब माइक्रोमीटर, PM मतलब पिकोमीटर, FM मतलब फर्मीमीटर, है ना। तो आपको नाम लिखने हो तो सबके लिखना कि ये आर्मस्ट्रॉन्ग है बेटा, है ना। और वैल्यूज के साथ यू हैव टू रिमेम्बर, क्योंकि आगे से आपको सबसे ज्यादा आर्मस्ट्रॉन्ग और नैनोमीटर यूज होगा, है ना। तो A0 मतलब 1 आर्मस्ट्रॉन्ग है, जिसकी वैल्यू है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है ना। अगर नैनोमीटर दे देता है बेटा, तो नैनोमीटर का मतलब है 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। अगर माइक्रोमीटर दे दे रहा है तो इट इज 10⁻⁻6 मीटर। इफ इट इज गिविंग PM मतलब पिकोमीटर, नाम लिखते चलना, ये सब भी याद होना चाहिए इस चैप्टर के लिए, तो इट इज 10⁻⁻12 मीटर। और अगर वो FM मतलब फर्मीमीटर दे रहा है तो इट इज 10⁻⁻15 मीटर, है ना। बट मोस्ट कॉमनली फर्स्ट टू आर यूज्ड। तो इस यूनिट में आप, इस पर्टिकुलर चैप्टर में आप डिस्टेंस देखोगे तो हमेशा नैनोमीटर, आर्मस्ट्रॉन्ग इसमें गिवन होगा, तो इसलिए आपको मीनिंग पता होना चाहिए। हाँ, सभी में होगा बेटा, जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ वो वेल डिस्कवर्ड चीजें ही तो पढ़ा रहा हूँ, हर बुक में होंगी, चाहे वो NCERT हो, इंडिया की हो, चाहे अमेरिका की हो। हाँ, ये वैल्यूज आगे पीछे हो सकती है बेटा, मैं एक जगह सिस्टमाइज लिखवा दे रहा हूँ ना, कि अब आपको इनकी जरूरत पड़ने वाली, ठीक है ना। अब जैसे यहीं पर एक छोटा सा मैं क्वेश्चन करा दूं, क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ेगी आपको। कन्वर्ट द फॉलोइंग, पहला मैं दे रहा हूँ, है ना, 10 आर्मस्ट्रॉन्ग इंटू नैनोमीटर। सेकंड में दे रहा हूँ आपको 300 नैनोमीटर इंटू आर्मस्ट्रॉन्ग, है ना। फोर्थ दे रहा हूँ मैं 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर इंटू आर्मस्ट्रॉन्ग। तीन छोटे से क्वेश्चन दे रहा हूँ, बिकॉज दिस टाइप ऑफ कन्वर्जन विल आल्सो बी रिक्वायर्ड इन दिस चैप्टर, है ना। तीनों कर लो पहले बेटा, सभी को इक्वल टाइम मिल जाए, तीनों कर लो।
कि कन्वर्ट करना बेटा, है ना, क्योंकि किसी यूनिट में कभी आपको नैनोमीटर में जरूरत पड़ेगी, कभी आपको आर्मस्ट्रांग में, तो हो सकता है किसी दूसरी यूनिट में गिवन हो तो इमीडिएटली मुझे क्या होना चाहिए, कन्वर्ट करते आना चाहिए। तो प्रैक्टिस के लिए मैं 3 छोटी सी प्रॉब्लम करवा दे रहा हूँ कि आप किस तरह से इन्हें कन्वर्ट करेंगे। है ना, क्या कॉन्सेप्ट होगा बेटा, देखो, है ना, क्योंकि कई लोग अभी नहीं कर पाए, किस किस के हो गए, दिगंबर, एक भी नहीं हो रहा बेटा, है ना, सवालों में जरूरत पड़ने वाली। क्या करना, देखो 10 आर्मस्ट्रांग बेटा, पहले आप इसे लिख लो 10 इंटू क्या, 10 की पावर -10 लिख सकता हूँ। ये किस में कन्वर्ट हो गया बेटा आपका, मीटर में। अब मुझे तो किस में कन्वर्ट करना उसे, नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब क्या होता है बेटा, 10 की पावर -9। तो कैन आई राइट दिस एज 10 इंटू 10 की पावर -9। मतलब ये तो इनफैक्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं बेटा, है ना। 10 इंटू 10 की पावर -10 मतलब कितना हो जाएगा, 10 की पावर -9। इतनी आती है मैथमेटिक्स, नहीं। 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 किसके बराबर होगा बेटा, है ना, 2 की पावर 5। पावर्स हमेशा क्या होती है बेटा, ऐड हो जाती। और अगर 2 की पावर 3 और इंटू 2 की पावर -2 होता तो 2 की पावर ही कर रहा हूं मैं, बस वो साइन माइनस करा, तो यही मैंने भी करा। जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा होता मतलब उसकी पावर कितनी है, 1। तो 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर -10 मतलब 10 की पावर -9। और 10 की पावर -9 मीटर को ही क्या बोला जाता है बेटा, नैनोमीटर। तो आप इसे क्या लिखोगे बेटा, 1 नैनोमीटर। क्लियर सभी को, बस इस तरीके से। तो ये फ्रीक्वेंटली आपको बार बार कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। अब जैसे अगला है 300 नैनोमीटर, तो 300 इंटू क्या हो गया मेरा, 10 की पावर -9, ठीक है ना। मुझे आर्मस्ट्रांग में चाहिए, मतलब 10 की पावर कितना चाहिए बेटा, -10। तो उसके लिए मैंने 300 इंटू 10 की पावर -9 जो है, इसको 10 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 10 से डिवाइड भी कर दिया, कर सकता हूँ सेम क्वांटिटी से। अब 10 की पावर -9 अपॉन 10 की पावर अपॉन 10, क्या मैं इसे 10 की पावर -10 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो ये 10 की पावर -10 हो गया बेटा, तो 300 इंटू 10 कितना हो गया, 3000। और ये 10 की पावर -10 मतलब आर्मस्ट्रांग में बदल गया, तो सीधे सीधे इट विल बी इक्वल टू किसके बराबर, 3000 आर्मस्ट्रांग, है ना। सबसे ज्यादा कन्वर्जन इन दोनों का होगा। क्या शॉर्टकट निकल रहा है बेटा, कि जो भी वैल्यू आपको नैनोमीटर में गिवन है, इनटू उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 10 से, तो आप किस में बदल जाओगे, आर्मस्ट्रांग में, है ना। ये सब चीजें इसलिए अभी से बताते चल रहा हूँ कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में बाद में आप कंफ्यूज ना हो, ये काम आपका फास्ट होना चाहिए। अगर आर्मस्ट्रांग में गिवन है, नैनोमीटर में चाहिए, तो 10 से क्या कर दो, डिवाइड, है ना। बार बार अब ये करने की जरूरत नहीं है। जैसे 10 आर्मस्ट्रांग था, बस 10 से डिवाइड कर दो, तो 10/10 कितना हो गया, 1। और अगर नैनोमीटर में गिवन होगी तो 10 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो वो सीधे किस में बदल जाएगा, आर्मस्ट्रांग, ठीक है ना। अब लास्ट वाला जैसे इस तरह के भी आते हैं बेटा, अब इसको किस में बदलना है आपको, आर्मस्ट्रांग में। तो अगेन जो कॉन्सेप्ट अभी आपको बताया, है ना, 10 की पावर 3 से डिवाइड भी कर दो, 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई भी कर दो। 10 की पावर -3 अपॉन 10 की पावर 3, ये हो जाएगा किसके बराबर आपका, 10 की पावर -10। और 5 इंटू 1000 मतलब कितना हो गया बेटा, 5000 आर्मस्ट्रांग। आगे सभी को, है ना। तो आप प्लीज इसमें गड़बड़ी मत करिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स आएंगे, इन सब चीजों की बार बार आपको जरूरत पड़ने वाली, ठीक है। और स्पेशली वो आर्मस्ट्रांग और नैनोमीटर वाला तो याद ही रख लेना। आर्मस्ट्रांग, है ना, में गिवन हो तो 10 से डिवाइड कर दोगे तो नैनोमीटर, और नैनोमीटर में गिवन होगा तो 10 से मल्टीप्लाई। अब मैं कोई भी पावर दे सकता हूँ बेटा आपको, है ना। जैसे मैं यहाँ पर पावर अगर -6 कर देता, तब क्या होता, है ना, तब नीचे डिवाइड भी 4 से करते हैं, मल्टीप्लाई भी 4 से करते। बस उतना आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएशन तो खूब होंगे प्रॉब्लम्स में, आपको पता ही है ना। क्लियर सभी को ये, चलो 4th प्रॉपर्टी लिखना चार्ज की, है ना। 4th प्रॉपर्टी, जैसे
नॉर्मली अगर ये मेरे पास चौक है बेटा, अगर मैं बोलूं कि इसके जो भी है नंबर, ये चौक है मेरा, अगर मैं पूछूं इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है तो क्या बोलोगे आप? अगर मैं इसे छोड़ दूं तो क्या होगा? नीचे गिरेगी। क्यों? मैंने छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि क्या होगा? टूट जाएगी बेटा, है ना, तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बट अगर मैं आपको बता दूं, छोटा ले लेते हैं, है ना, ये टूट भी जाए तो कोई फर्क नहीं। अगर मैं इसे छोड़ता हूं तो क्या हुआ? नीचे गिर गई। क्यों गिरी नीचे? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अर्थ क्या करता है बेटा? अर्थ का अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, वो हर बॉडी को अपनी तरफ खींचता है। कितना फोर्स लग रहा था इसके ऊपर? इसके ऊपर फोर्स पूछूं कितना फोर्स लग रहा था जब ये नीचे गिर रहा है? अरे 9.8 वैल्यू नहीं पूछ रहा हूँ, फॉर्मूला पूछ रहा हूँ। इसके ऊपर फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? क्या 9-10 में कुछ भी नहीं पढ़ा? एक ऑब्जेक्ट ऑफ मास m के ऊपर फोर्स का फॉर्मूला ग्रेविटेशनल फील्ड में mg से दिया जाता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। फोर्स का क्या फॉर्मूला है? ma, मास इंटू एक्सीलरेशन। अब अगर ग्रेविटी का फोर्स निकालना है बेटा, तो एक्सीलरेशन भी कौन सा लेना पड़ेगा? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो F बराबर क्या होगा आपका? mg होगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है कि नहीं? एक ब्लॉक, इसका मास m है अगर, और इसको v वेलोसिटी से फेंकूं तो इसकी काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा? हाफ एम वी स्क्वायर। आज तक नाम नहीं सुना काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले बेटा, अभी तो चार्ज लिखा रहा हूँ, सबकी जरूरत पड़ेगी। चलो पहले मैं चार्ज को खत्म कर रहा हूँ, फिर ये फॉर्मूले भी लिखाऊं, है ना। चलो फोर्थ या फिफ्थ जो भी नंबर था उसमें लिखना, है ना। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सुना है आपने? दो तरह की एनर्जी से हमें सबसे ज्यादा काम पड़ता है, काइनेटिक और पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी का कोई फॉर्मूला याद है आप लोगों को? मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ बेटा, 9-10 के बुक्स अभी होंगी आपके पास, केवल साइंस की मुझे जरूरत है। अब अगर आप 9-10 के साइंस की बुक उठा के देखोगे, हर चीज उसमें गिवन होगी, है ना। साइंस समझने के लिए पुरानी चीजें पहले अंडर क्लियर होंगी तो आगे बढ़ पाओगे आप, है ना। तो मैं तो बता दूंगा यहाँ फॉर्मूले, बट स्टिल अभी आपके पास टाइम है, आप 9-10 की बुक भी थोड़ा सा एक बार पलट के देखो, उसमें हर चीज गिवन होगी। ये फॉर्मूला जरूर गिवन होगा, एम ए जरूर गिवन होगा, एम जी जरूर गिवन होगा, हाफ एम बी स्क्वायर खूब सवाल करे होंगे आपने। इनफैक्ट लीनियर मोशन की इक्वेशन भी आपने करे होंगे सवाल, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सब सवाल होंगे, गारंटी है मेरी होगी 9-10 में। थे ना सब? तो ये सब फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए ना। यही हम एडवांस लेवल ऑफ साइंस में ही तो जा रहे हैं। ऐसा तो ना कि पुरानी चीजें भूल जाओगे तो काम चल जाएगा। जो 9-10 में पढ़ चुके उसी का क्या होगा यहाँ पर? एडवांस लेवल में जाओगे बस आप, ठीक है ना। वहाँ पे हर चैप्टर बेसिक के रूप में बस 3-4 फॉर्मूले देके समझाया गया होगा, यहाँ पर हर चीज को उसी को एलोबरेट करके बताया जाएगा, फॉर्मूले आए कैसे और उनका यूज क्या, ठीक है। तो फिफ्थ फॉर्मूला जो भी पॉइंट लिख रहे हो आप लिख लेना, पोटेंशियल एनर्जी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी, है ना, ऑफ अ चार्ज सिस्टम, potential energy of a charge system containing two charges q1 and q2, potential energy of a charge system containing two charges q1 and q2 placed at a distance r, placed at a distance r is given by is given by, ये सेकेंड फॉर्मूला आ गया आपका, है ना। बी रिमेंबर फॉर्मूला सेम है बेटा, बट द ओनली डिफरेंस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए आपको नीचे क्या था? आर का स्क्वायर था। नाउ फॉर द पोटेंशियल एनर्जी इज सिंपली आर, ठीक है ना। तो ये चीजें ध्यान रखना कि फॉर्मूला सेम है दोनों का। ये चीजें इसमें भी लग सकती है बेटा, अब मैं दोबारा नहीं लिखा रहा हूँ कि आप किस यूनिट में लेना चाह रहे हो। दिस थिंग्स आर सेम ऑल्सो फॉर द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। एंड लास्टली लास्ट पॉइंट रिगार्डिंग चार्ज लिख लेना, लास्ट पॉइंट है चार्ज का हमारा, इफ ए चार्ज क्यू, है ना, इफ ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड ऑन ए सरफेस, if a charge q is placed on a surface
having potential V volt. If a charge q is placed on a surface having potential V volt, then है ना, देन एक क्यू ऑब्जेक्ट, क्यू आपका चार्ज है बेटा, उसको आपने क्या कर दिया है, आपका V वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के फील्ड में रख दिया है ना। हर इलेक्ट्रिकल फील्ड का क्या होता है, पोटेंशियल। आपको पता ही होगा, ये जो सप्लाई आ रही है हमारा, इसको क्या बोलते हो आप, 220 वोल्ट लिखा होगा, इतना तो सुना होगा आपने। तो पोटेंशियल की यूनिट हमेशा क्या होती है आपकी, वोल्ट होती है ना। तो अगर क्यू आपके पास चार्ज है बेटा और V पोटेंशियल डिफरेंस है, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी है ना। दो फॉर्मूले हैं एनर्जी के, एक तब का फॉर्मूला जब दो अलग अलग चार्जेस और उनके बीच की क्या दे दी जाए, डिस्टेंस। एक फॉर्मूला है कि केवल एक चार्ज दिया जाए और क्या दे दिया जाए, पोटेंशियल, है ना। देन एनर्जी ब्रैकेट में आप डाल सकते हो पोटेंशियल, है ना। एनर्जी ब्रैकेट में डाल देना, पोटेंशियल ऑफ चार्ज इज गिवन बाय Q इंटू V, है ना। तो चार्ज के रिगार्डिंग दिस 4 फॉर्मूलास है ना, आपको इस चैप्टर में बार बार यूज होंगे। इनफैक्ट रदरफोर्ड मॉडल में ही यूज होने वाले हैं, इस वजह से मैंने पहले रदरफोर्ड मॉडल में करवा के पहले चार्ज को आपको एक्सप्लेन कर दिया है ना। इन दिस ऑल थिंग्स विल बी डिटेल इन 12th फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। बट यहाँ पर मेरा काम है बेटा कि इतनी फंडामेंटल जानकारी आपको चार्ज के बारे में होना चाहिए। फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट है कि चार्ज क्वांटाइज होता है, सेकेंड है ना, प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं बेटा, केवल मैग्नीट्यूड मैटर करता है, क्योंकि चार्ज दो तरह का होता है। थर्ड, सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। फोर्स का फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 by R स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 by R, ठीक है ना। ये जब दो दो चार्जेस गिवन हो और सिंपली एक चार्ज और पोटेंशियल गिवन हो, तब उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी हमारा, Q इंटू V, ठीक है ना। ये सब जो फॉर्मूले लिखे हैं बेटा, ये कौन से फील्ड के हैं आपके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, मतलब जहां पर कौन सा फील्ड होगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड, बी केयरफुल। चार्ज की बात ही केवल इलेक्ट्रिकल फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होगी, बट अगर आप अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में आते हो, ठीक है, तो तब हमें चार्ज की जरूरत नहीं बेटा, तब हमें किसकी जरूरत है, मास की। तो दोनों में डिफरेंस ये बेटा, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड है और एक कौन सा फील्ड है आपका, ग्रेविटेशनल फील्ड है ना। अभी जो हम लोग प्रेजेंट है, हम लोग किस वर्ल्ड में प्रेजेंट है बेटा, ग्रेविटेशनल फील्ड में प्रेजेंट, क्योंकि चार्ज की बात हम लोग उतनी डिटेल नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। और अगर ग्रेविटेशनल फील्ड होगा बेटा, तब आपके लिए फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सीलरेशन, जिसको हम लोग अगर अर्थ की ग्रेविटी के कारण बोलेंगे तो F इक्वल्स टू क्या बोल देंगे, mg। तब ये फॉर्मूला आपका यूज हो जाएगा, ठीक है। तब पोटेंशियल एनर्जी का अगर मैं फॉर्मूला पूछूंगा आपसे तो mgh हो जाएगा बेटा आपका, ठीक है। सुना ही होगा ना आपने कि एक ऑब्जेक्ट को h हाइट पर रख दिया आपने, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, है ना। एक मेरे पास रोलर है बेटा, उसमें एक बॉल रखी हुई है h हाइट पर, ठीक है, कितनी पोटेंशियल एनर्जी इसकी, mgh। अगर मैं छोड़ दूं तो क्या होगा, बॉल नीचे आएगी। नीचे आने का मतलब क्या बेटा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी लगातार कम होती जाएगी, क्योंकि h कम होता जा रहा है, और कन्वर्ट होती जाएगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। क्योंकि हमें पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग एनर्जी को ना क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय, यू कैन ओनली कन्वर्ट इट फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर, ठीक है ना। तो ये दोनों इंटर कन्वर्ट होती रहती हैं। और अगर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पूछा जाएगा तो हाफ mv स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये दोनों फॉर्मूले में आपको मीनिंग पता होना चाहिए, डिफरेंस क्या है बेटा, ठीक है ना। है ना, ये जो E इक्वल्स टू Q इंटू V है, ये कोई भी एनर्जी हो सकती है, पोटेंशियल भी और काइनेटिक भी, डिपेंड करेगा क्या होता है। और ये ग्रेविटेशनल फील्ड के फॉर्मूले भी हमें पता होने चाहिए, ठीक है। और एक और चीज यहीं पे लिख लो, आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट, EV, इस पूरे चैप्टर में बार बार आपका EV भी यूज होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या बेटा,
अगर मैं किसी इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रिकल फील्ड जिसका पोटेंशियल 1 वोल्ट है छोड़ दूं तो क्या होगा? ठीक है ना, ये माइनस बेटा, ये प्लस, यहाँ का वोल्टेज मैंने 1 वोल्ट रखा है तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, और मैंने इलेक्ट्रॉन को इसके ऊपर छोड़ दिया है। ठीक है ना। क्या इलेक्ट्रॉन एक चार्ज ऑब्जेक्ट है? चार्ज है ना इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेटा। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज ऑब्जेक्ट है। किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट को आपने किसी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा तो उसे कितनी एनर्जी मिलेगी बेटा? Q इंटू वी। तो अगर इसे वो एनर्जी मिली तो वो एनर्जी इसे किस फॉर्म में अपीयर होगी बेटा? काइनेटिक एनर्जी। क्यों? तभी तो ये भागेगा किसकी तरफ? पॉजिटिव की तरफ, है ना। अगर ये भाग रहा है बेटा, भाग रहा मतलब इसको कुछ ना कुछ क्या हुआ? एनर्जी मिली। और भागने वाली एनर्जी हमेशा कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। तो इस केस में अगर मैं आपसे बोलूं कि काइनेटिक एनर्जी कितनी है इलेक्ट्रॉन की, तो आप किस फॉर्मूले से दोगे बेटा? Q इंटू वी से। और चूंकि हर चीज के ऊपर जो भी चार्ज होगा, किसी भी चीज के ऊपर, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल में ही होगा, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हमेशा किससे डिनोट करते हैं बेटा? E से, है ना। तो इस पूरे चैप्टर में चार्ज के लिए ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय किससे? आपका E से। ठीक है ना। जब वैल्यू लिखनी होगी तो बात अलग है बेटा, अदरवाइज सिंबल में तो हमेशा क्या लिखेंगे? E। अब अगर मैं आपसे पूछूं Mg+2 के ऊपर कितना चार्ज है? 2E बोल दोगे आप। ठीक है ना। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ Na+ के ऊपर कितना चार्ज है तो आप E बोलोगे। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ Mg+2 के ऊपर कितना चार्ज है, 2E बोलोगे। ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि अल्फा पार्टिकल के ऊपर कितना चार्ज है तो आप कितना बोलोगे बेटा? 2E। सही है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल के पास क्या होते हैं बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन। तो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज बोलूंगा तो कितना चार्ज बोलूंगा मैं? 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज बोल दूंगा। अगर मैं आपसे पूछूं न्यूट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है तो आप कितना बोलोगे बेटा? 0। तो अगर मैं इस इलेक्ट्रिकल फील्ड में न्यूट्रॉन को रख दूं तो क्या होगा? वहीं के वहीं रहेगा, है ना। वो कहीं नहीं भागेगा, क्योंकि क्या है बेटा? न्यूट्रल। बट इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा? भागेगा। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है बेसिकली इट इज द यूनिट ऑफ किसकी? एनर्जी। किसकी यूनिट है? एनर्जी की। और डेफिनेशन पूछे तो क्या बोलोगे बेटा? एनर्जी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। ठीक है ना। तो डायग्राम बना लो, वो भी लिख लो, फिर डेफिनेशन में लिखा रहा हूँ। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यूज होने वाली हैं, और मैं यहीं पर सब आइडिया आपको दे दे रहा हूँ। ठीक है ना। तो अब नीचे लिखना बेटा हमारा कि, है ना, ईवी इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। अब आप इसे ईवी ही लिखोगे हमेशा आगे, है ना। ईवी इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी एंड इट इज डिफाइंड एज, ईवी इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी एंड इट इज डिफाइंड एज एनर्जी गेन्ड, है ना, काइनेटिक एनर्जी इनफैक्ट, है ना, काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन and it is defined as kinetic energy gained by an electron when it is placed in an electrical field. Kinetic energy gained by an electron when it is placed in an electrical field of potential difference 1 volt. When it is placed in an electrical field of potential difference 1 volt. क्लियर बेटा। तो अगर इलेक्ट्रॉन एक पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट के फील्ड में रखा हुआ बेटा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी किस फॉर्मूले से दी जाएगी? Q इंटू वी से। ठीक है, जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा है। ठीक है। अब Q कितना है बेटा? इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है? 1E। और वोल्टेज कितना है आपका? 1 वोल्ट। ठीक है ना। इसलिए आप इसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या बोलोगे बेटा? 1 eV। और न्यूमेरिकल वैल्यू में पूछे बेटा
है ना, न्यूमेरिकली। तो ई की वैल्यू एसआई यूनिट में कितनी होती है? ई की बेटा, इलेक्ट्रॉन की नहीं, ई की। अब मैं जब भी ई बोलूंगा तो ई का मीनिंग क्या है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, दैट इज द मीनिंग ऑफ ई। तो अगर मैं इसकी वैल्यू पूछूं तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम इंटू 1 वोल्ट, दैट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल, है ना। एनर्जी की यूनिट आपको पता ही है हमेशा क्या होती है, जूल। तो इस पूरे चैप्टर में अब 1 ईवी, मतलब ईवी वर्ड काफी ज्यादा यूज होगा। 1 ईवी का मतलब है 1.6 इंटू 10 की पावर कितना? -19 जूल। अगर मैं आपसे 2 ईवी का मतलब पूछता हूं तो क्या हो जाएगा? 3.2 into 10 है ना, 2 से बस इसी वैल्यू को क्या कर दोगे बेटा? मल्टीप्लाई। 10 की वैल्यू पूछूंगा तो 16 इंटू -19 हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं आपको मैं। पुट इट इनटू द बॉक्स उत्कर्ष। जो चीजें मैं बॉक्स में पुट कर रहा हूं वो इसलिए पुट कर रहा हूं कि ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखनी बेटा, है ना। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है बेटा कि जूल को किलो जूल में बदलना हो तो क्या करोगे? 1000 से मल्टीप्लाई नहीं बेटा, डिवाइड, ठीक है ना। और 1 मोल, मोल का मतलब पता है सभी को, है ना। इसका तो हो गया बेटा मोल चैप्टर, आप लोगों का नहीं हुआ है। जब भी मैं 1 मोल बोलता हूं तो 1 मोल मतलब, है ना, मैं पढ़ाऊंगा ये चैप्टर अभी पूरा आपको, बट अभी इतनी जरूरत मुझे पड़ेगी। 1 मोल बोलते ही इसका मतलब होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। इतना तो पढ़ा होगा आपने 9-10 में ना, तो बस इतनी सी बात अभी ध्यान रखना बेटा। मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर में तो पूरा डेप्थ में पढ़ाऊंगा, अभी इतनी जरूरत मुझे पड़ सकती है। तो 1 मोल में जब भी बोलूंगा इट इज 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है ना। तो अब मैं आपसे बोल रहा हूं बेटा कि कन्वर्ट 1 ईवी इंटू किलो जूल पर मोल। This type of conversions are frequently encountered in atomic structure. My question is convert 1 eV into kilojoule per mole. इसमें कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, है ना। पहले हमें पता है कि 1 ईवी बराबर क्या बेटा? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। बट मुझे बोला गया है कि इसको किस में कन्वर्ट करो? किलो जूल पर मोल। आ रही मेरी बात समझ में, ठीक है ना। तो किलो जूल पर मोल में कैसे कन्वर्ट करूं भैया? 1 ईवी मतलब कितने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है बेटा? ये 1 इलेक्ट्रॉन की। अब मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? इतना, ठीक है ना। तो आप पहले क्या करोगे बेटा? इसको 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और साथ ही साथ क्या कर दोगे बेटा? 1000 मतलब 10 की पावर 3 से डिवाइड। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें आपका? किलो जूल पर मोल, है ना। दैट इज द कॉन्सेप्ट। अब अगर आप देखो ये 10 की पावर 3 नीचे से जाएगा कहाँ बेटा? ऊपर। तो अभी जो पॉजिटिव है किस में बदल जाएगा? नेगेटिव में। तो ये -19, ये -3 कितना हो जाएगा? माइनस का 22, ये प्लस का 23, कितना बचा आपका? 10 की पावर 1, है ना। 16 6 का कितना होता है? 96, ठीक है। बट ये डेसिमल भी है बेटा आपका, तो 1.6 इंटू 6 कितना हो गया? 9.6, और 10 बचा था मेरे पास तो कितना हो गया? 96, ठीक है ना। तो ये अप्रोक्सीमेटली 96 से थोड़ा सा ज्यादा होता है, बट हम लोग याद रखने के लिए इसे 96 ही याद रखेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आपने जो अभी बॉक्स में बंद करा था इसी को आगे कंटिन्यू भी कर देना बेटा, कि कभी डायरेक्ट आपको मोल में बदलना हो तो इट इज सिंपली 96 किलो जूल पर मोल। और ये काफी इंपॉर्टेंट है ना, इन दिस चैप्टर ये बार बार आपका यूज होगा।
1 EV equals to 1.6 into 10 power minus 19 joule, as well as it is equals to 96 kilojoule per mole. ठीक है, एक और छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर. ए पार्टिकल ऑफ चार्ज, है ना, अ पार्टिकल ऑफ चार्ज 5e, पार्टिकल ऑफ चार्ज 5e. क्या मीनिंग हो गया इसका बेटा? है ना, कि इसके ऊपर जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 5 टाइम्स है. बिकॉज जस्ट नाउ वी हैव सेड कि चार्ज इज क्या? क्वांटाइज. किसी भी चीज के ऊपर जो चार्ज होगा वो E का इंटीजर मल्टीपल होगा. और E क्या है बेटा? E फंडामेंटल चार्ज है जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम. ठीक है, तो नाउ आई एम गिविंग वन स्मॉल क्वेश्चन. ए पार्टिकल ऑफ चार्ज 5e इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ पोटेंशियल 20 volt. A particle of charge 5e is placed in an electrical field of potential 20 volt. ठीक है, आपसे कह रहा कैलकुलेट, है ना, इट्स काइनेटिक एनर्जी इन, कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी इन, फर्स्ट है बेटा EV, सेकेंड इन जूल, थर्ड किलो जूल पर मोल, and third one is kilojoule per mole. सर EV में तो 100 EV है. जूल में भी 100 EV है. नहीं, आपको मैंने Q दे दिया बेटा. Yes, sir. कितना दे दिया Q? 160. ये Q की वैल्यू है बेटा 5e. ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन होगा तो इसी की वैल्यू केवल E हो जाएगी. तो Q की वैल्यू कितनी हो गई? 5e. और V की वैल्यू कितनी हो गई? 20 वोल्ट. तो जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू कि वेन एवर यू हैव गिवन ए चार्ज एंड पोटेंशियल, इसकी काइनेटिक एनर्जी कभी भी पूछी जाएगी तो आप किस फॉर्मूले से निकालोगे? Q इंटू E से. जो बार बार इस चैप्टर में जरूरत पड़ने वाली है, मैं अभी से समझा दे रहा हूँ. ये चीजें समझना खूब जरूरी है बेटा, नहीं तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में दिक्कत होगी. तो बस Q की जगह मैंने 5e रख दिया, V की जगह 20v, 25 आप देख सकते हो 100, और E इंटू V मतलब EV हो गया. सर उसका है ना, ज्यादातर 99% केसेस में आपको जरूरत हमेशा EV में ही पड़ेगी. इसलिए मैं अभी से छोटे छोटे क्वेश्चन के थ्रू बता दे रहा हूँ कि अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी पूछी गई EV में तो मैं 100 EV बोलूंगा. अब अगर जूल में पूछी गई बेटा तो 100 इंटू, सामने लिखा पड़ा है कि 1 EV बराबर कितना? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल. तो जूल में यही वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे लिए? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 17 जूल. अब मैंने बोला कि इसको किलो जूल पर मोल में भी बताओ, तो कुछ नहीं भैया, 1 EV बराबर मुझे पता ही है कितना? 96 किलो जूल पर मोल. तो मैं बोल दूंगा कि इसकी एनर्जी 9600 किलो जूल पर मोल हो जाएगी. है ना, इट डिपेंड्स इन द प्रॉब्लम कि आपको किस यूनिट में पूछी जा रही है. मैं बता रहा हूँ कि 99% केसेस में तो किस में पूछी जाएगी? हमेशा EV में. बट एटलीस्ट मुझे कन्वर्जन पता हो, कभी जूल में पूछ ले तो मुझे कन्वर्ट करते आना चाहिए. ठीक है, तो अब EV जब भी आए बेटा वो यूनिट ऑफ एनर्जी होगी. इसका मतलब है ना 100 EV देने का मतलब ही क्या? है ना, 100 EV देने का मतलब एक चार्ज है बेटा जो किसी फील्ड में रखा पड़ा है. अगर मैं बोलूं 100 EV है बेटा, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का है, तो बताओ चार्ज कितना है पार्टिकल के ऊपर? 100 EV है ना, ऐसे ही ओरली क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. अगला, है ना, आप भले लिखना हो तो लिख लो. अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ किसी चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी 200 EV है, ठीक है, अगर वो आपका 10 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में रखा हुआ है, तो बताओ उसका चार्ज कितना होगा? 20. ठीक है ना, बस क्या करोगे बेटा, इसको 200 EV था, इसको 20V से क्या कर दो? डिवाइड.
V और V क्या हो गया बेटा, कैंसल, 20 से ये 10, तो 10 ही आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह के भी कॉमन क्रॉस क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको एनर्जी दे देगा, पोटेंशियल दे देगा, तो चार्ज पूछ लेगा, है ना, चार्ज दे देगा, काइनेटिक एनर्जी दे देगा, और क्या पूछ लेगा, पोटेंशियल। एक और उसके ऊपर भी कर लूं कि अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी आपकी है ना 1.6 eV, ठीक है, और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपका जो पार्टिकल है उसका चार्ज है हमारा कितना, 2E, तो बताओ वोल्टेज कितना है ना। तो क्या करोगे बेटा, 1.6 eV को डिवाइड कर दोगे किससे, 2E से। आप देख सकते हो E और E क्या हो जाएगा आपका कैंसल, मतलब बचेगा कितना, 0.8 वोल्ट, है ना। तो दिस टाइप ऑफ कन्वर्जन, दोनों प्रॉब्लम नोट कर लेना, फ्रिक्वेंटली आएंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल, है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, उनके फोर्स, एनर्जी, सबके फॉर्मूले मुझे याद होने चाहिए। ईवी क्या होता है ये भी मुझे पता होना चाहिए, ठीक है ना। हो गया सबकी चीजें पता, है ना। तो अब लिख, हम लोग आ रहे हैं बेटा हमारे एटॉमिक मॉडल्स पर। Okay, so now we are coming to our atomic models, जिसमें बस इतना सा पहला छोटा सा एक लाइन लिख लेना, है ना। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ electron, proton and neutron, after the discovery of electron, proton and neutron, ठीक है ना, scientists think about है ना arrangement of this particles inside the atom, है ना, and model dealing with this arrangement of fundamental particles, and model dealing with this arrangement of fundamental particles inside the atom, are known as atomic models, ठीक है ना। तो आपसे एटॉमिक मॉडल क्या होता है बेटा, इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, तो सिंपली द डेफिनेशन इज, है ना, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनसाइड द एटम, ठीक है ना, इज नोन एज एटॉमिक मॉडल। सबसे पहला मॉडल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन डिस्कवर हुए बेटा, सबसे पहला मॉडल, है ना, लास्ट क्लास में बता चुका हूँ कि न्यूट्रॉन तो काफी देर से डिस्कस हुआ था। तो जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन डिस्कवर हुए, सबसे पहले थॉमसन ने, जे थॉमसन ने अपना मॉडल दे दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा मॉडल, थॉमसन मॉडल, है ना। हाँ बिल्कुल, पहला थॉमसन मॉडल, है ना, जिसका कोई रिलेवेंस नहीं है बेटा, बट चूंकि ये सबसे पहला मॉडल था इसलिए हम लोग पढ़ते हैं। बस ये मॉडल 2 लाइन का ही है, थॉमसन मॉडल, बस इसमें लिखना है बेटा, अकॉर्डिंग टू थॉमसन, atom is a positively charged, according to Thomson, atom is a positively charged uniform sphere, in which electrons are embedded, EMBEDDED, in which electrons are embedded in between to maintain
इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। ठीक है, क्या मीनिंग हुआ? थॉमसन ने बस बेटा ना कोई दिमाग नहीं लगाया, बस उसके दिमाग में जो भी आइडिया आया उसने अपना आइडिया दे दिया कि एटम एक पॉजिटिवली चार्ज क्या है, स्फीयर है, जिसमें है ना, तब तक तो डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हुए थे, उसने पॉजिटिवली चार्ज बोला, क्यों? क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। बट हमें पता है कि एटम हैज ए होल क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो उसने ये भी बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन बीच बीच में आपके धसे हुए हैं ताकि एटम क्या हो जाए? न्यूट्रल हो जाए, है ना। इसको प्लम पडिंग मॉडल, तरबूजे की तरह भी बोला जाता है बेटा, जिसमें जो काले काले बीज होते हैं ना, बीच बीच में धसे हुए हैं, तो इट इज ऑल्सो नोन एज कौन सा? प्लम पडिंग मॉडल। तो ये भी लिखना कि इट इज ऑल्सो नोन एज प्लम, PLUM, पडिंग, PUDDING। इट इज ऑल्सो नोन एज प्लम पडिंग मॉडल, है ना। तो ये आपका दिस इज द सिंपल थॉमसन्स मॉडल। इसका कभी आपसे पूछ ले स्कूल एग्जाम में, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज नॉट सो सिग्निफिकेंट। बस ऐसा अपना 2 लाइनें लिख देना बेटा, एक सर्कल बना देना, इसमें सब जगह क्या बना देना आप अपना? पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्म स्फीयर मान लिया, है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा? बीच बीच में धसे हुए। तो बस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ऐसे भर देना, समझे? बस इस तरीके से दिस इज सिंपल अवर प्लम पडिंग मॉडल, है ना। कभी कभी वाटरमेलन मॉडल भी बोला जाता है, क्योंकि काले बीज बीच बीच में जैसे तरबूज में धसे हुए होते हैं हमारे। ठीक है ना। अब इसका है ना ड्रॉबैक लिख लेना कि आखिर ये क्यों फेल हो गया, है ना। फेल तो होना ही था बेटा, उसने कुछ भी कोई इसका लॉजिक वॉजिक कुछ नहीं दिया, ऐसा क्यों है? बस उसके दिमाग में जो भी आइडिया आया उसने अपना मॉडल दे दिया। ड्रॉबैक इसका यही था बेटा कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन रदरफोर्ड्स फेमस गोल्ड कॉइल एक्सपेरिमेंट। It could not explain Rutherford's famous gold foil experiment. ठीक है ना। तो जैसे ये फेल हुआ बेटा, है ना, ऐसा नहीं हुआ, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था कि जैसे ये फेल हुआ ऐसा नहीं हुआ कि बस थॉमसन रदरफोर्ड खड़ा था अपना मॉडल लेके। इसके फेल होने के बाद रदरफोर्ड ने क्या करा? अपनी डिस्कवरीज चालू करी, और काफी समय बाद फिर रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया, विच इज नोन एज रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, है ना। आप इसे, है ना, रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम भी बोल सकते हो, है ना, क्योंकि इसी मॉडल से किसकी डिस्कवरी हुई थी? न्यूक्लियस की, है ना। अभी तक तो हमारा डिस्कवरी केवल किसका हुआ बेटा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। रदरफोर्ड ने बोला कि इसमें न्यूक्लियस भी होता है, तो इसलिए रदरफोर्ड आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियस किस मॉडल से डिस्कवर हुआ था, तो दैट इज रदरफोर्ड, है ना। ठीक है ना। और इसी को हम लोग न्यूट्रॉन नहीं बोल रहा हूँ बेटा, न्यूक्लियस बोल रहा हूँ, और इसी को आप रदरफोर्ड्स, है ना, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी बोलते हो। काफी फेमस एक्सपेरिमेंट है, नॉर्मली बुक्स में तो रदरफोर्ड्स फेमस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, फेमस वर्ड भी लिखा हुआ रहता है ना, क्योंकि ये काफी फेमस एक्सपेरिमेंट है ना। अब इसको मैं 1 बाय 1 बता रहा हूँ। पहली चीज तो बेटा एक्सपेरिमेंटल सेटअप, कि आखिर एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था इसका, है ना। एक्सपेरिमेंटल सेटअप ये था बेटा इसका एक मूवेबल सर्कुलर स्क्रीन ली थी रदरफोर्ड ने, इसके इनसाइड में उसने क्या कर दी थी बेटा, दिस इज
ZNS कोटिंग। लास्ट क्लास में मैंने बताया था ZNS कोटिंग का पर्पस क्या होता है, टू क्रिएट फ्लोरोसेंस, है ना, ठीक है, फ्लोरोसेंस को क्रिएट करता। अब इसमें रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल को यूज करा था बेटा, ठीक है। तो अब उसका कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, है ना, यहां पर कोई आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है विच इज सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो ये आपके अल्फा पार्टिकल का सोर्स है बेटा, ठीक है ना। ये अल्फा पार्टिकल आपका भेजेगा, बीच में दो स्लिट रखी हुई है बेटा, है ना। इस स्लिट का पर्पस क्या है, अल्फा पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट बना रह सके। और यहां पर अब आपकी आ रही है क्या, गोल्ड फॉइल, है ना। तो दिस इज योर गोल्ड फॉइल, है ना। बुक्स में कभी कभी इस एक्सपेरिमेंट को नाम रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है, क्योंकि रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल, है ना, तो ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है, ये आपके एरो का मतलब है अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं, ठीक है ना। गोल्ड फॉइल के ऊपर उनकी बम्बार्डमेंट हुई, इससे निकलने के बाद बेटा उसने अल्फा पार्टिकल का पाथ ट्रेस करा। तो डेफिनेटली अगर मैंने ZNS की कोटिंग कर दी है, तो जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल वहां टकराएंगे वहां पर क्या हो, क्रिएट होगा आपका फ्लोरोसेंस, है ना। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप 9th-10th में होता है, ये एक्सपेरिमेंट शायद पढ़ा हुआ होगा आपका, है ना। तो नॉर्मली उसने क्या पाया बेटा कि लगभग 99% टाइम तो क्या होता है बेटा, जो फ्लोरोसेंस होती है वो एग्जैक्टली सेंटर पे ही जाके, कुछ अल्फा पार्टिकल जरूर स्मॉल एंगल से क्या हो जाते हैं आपके, डेविएट हो जाते हैं ना। तो ये θ1, ये θ2 है, इस तरीके से, है ना। कुछ और मान लो क्या आपका θ3, तो थीटा इज व्हाट, आवर एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। और वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल ऐसे होते हैं बेटा जो वापस पलट जाते हैं, अपने पाथ से क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो जो वापस पलट गए बेटा, दैट मीन उनका एंगल ऑफ डेविएशन थीटा पूछा जाए तो उनका थीटा एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, 0 नहीं बेटा, 180 डिग्री, पूरा पलट गया ना, जा रहा था यूं वापस आ गया 180 डिग्री, ठीक है ना। तो दिस इज रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंटल सेटअप, है ना। यू नो, यू कैन ड्रॉ इट, है ना। ये सेटअप क्या था उसका, ठीक है। और इस वजह से इसे हम लोग अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। है ना। तो थॉमसन मॉडल बेटा उसने कुछ भी नहीं करा था, कल जो उसके दिमाग में आइडिया है उसने उठा के दे दिए, इस वजह से वो मॉडल तो इमीडिएटली रिजेक्ट हो गया। रदरफोर्ड ने काफी कुछ काम करा बाकायदा पूरा, है ना। इन हायर लेवल केमिस्ट्री ये मॉडल और ज्यादा डिटेल में है, बट अप टू द 12th सिलेबस, हमारा जो जेई के एग्जाम में वो केवल किस सिलेबस पे होगी, 12th, उसमें बेसिक है इस मॉडल का कि था क्या। तो दैट बेसिक वी आर डिस्कसिंग ओवर हियर। हो गया बेटा, है ना। तो इसको मैं एक एक करके पॉइंट वाइज करवा रहा हूँ। द फर्स्ट वाज एक्सपेरिमेंटल सेटअप, कि क्या सेटअप करा। नाउ द सेकंड वी आर कमिंग फॉर
ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना, ऑब्जर्वेशन ओरली तो हमने बोल दिया बेटा, बट उनको बस इसमें लिख लें पॉइंट वाइज। तो ऑब्जर्वेशन सेकंड पॉइंट बना के इसमें लिख लेना है ना कि रदरफोर्ड बम्बार्डेड Rutherford bombarded a thin foil of gold. Rutherford bombarded a thin foil of gold, है ना। Rutherford के एक्सपेरिमेंट में he used gold foil, but now in the numerical question it may be any foil. कभी कॉपर की भी ले सकते हो, कभी सिल्वर की भी ले सकते हो, किसी की भी, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में चेंज हो सकता है, बट रदरफोर्ड ने गोल्ड ही लिया था। हाँ, bombarded a thin foil of gold with alpha particles, है ना। What is the meaning of alpha particle, है ना। अल्फा पार्टिकल जब भी बोला जाए बेटा, इसका सिंबल है ना, इसको बोला जाता है पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम न्यूक्लियाई। ये सब ब्रैकेट में लिख लेना, पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम न्यूक्लियाई। पॉजिटिव चार्ज होता है, लिखने के लिए सिंबल वाइज हमेशा इसको क्या लिखते हो आप, 2He4, ठीक है ना। हीलियम पार्टिकल की चार्ज की मुझे जरूरत पड़ने वाली है, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि Q ऑफ अल्फा ऐसे लिखा हुआ मिलेगा क्वेश्चंस में, है ना। तो Q ऑफ अल्फा का मीनिंग क्या है बेटा, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना, 2E होता है। और अगर आपसे M अल्फा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ M अल्फा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल अगर पूछता है तो इट इज इक्वल्स टू 4 AMU, ठीक है ना। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 AMU, है ना, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg. In atomic structure, alpha particle will frequently use in the numerical problems or Rutherford model also. तो you should have all the information about alpha particle. Symbol क्या होता है, चार्ज क्या होता है, मास क्या होता है, सब चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो he bombarded thin foil of gold with alpha particle. This information should be written in bracket and observe the following observation, and observe the following observation. And observe the following observation, है ना। तीन ही ऑब्जर्वेशन थे क्या, पहला ऑब्जर्वेशन लिख दो, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, है ना, ब्रैकेट में अराउंड 99.9%, या 99 ही लिख लो, अराउंड 99% passes straight through the gold foil. Most of the alpha particles, around 99%, passes straight through the gold foil without having any deviation. Passes straight through the gold foil without having any deviation. ठीक है, सीधे निकल गए बेटा, कोई भी डेविएशन नहीं मिला। दिस इज फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, बोर्ड एग्जाम लाइक क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं स्कूल में। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, very few alpha particles deviated through small angle, very few alpha particles deviated through small angle. काफी कम अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो स्मॉल एंगल से क्या हो गए, डेविएट हो गए, ठीक है। थर्ड ऑब्जर्वेशन लिखना, थर्ड और फाइनल ऑब्जर्वेशन क्या था, very few alpha particle, very few alpha particle, ब्रैकेट में 1 in 20,000. What is the meaning of 1 in 20,000? 20,000 में से केवल एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो वापस पलटा, है ना। very few alpha particle, 1 in 20,000, ठीक है ना, returns that is suffers an angle of deviation 180 degree, that is suffers an angle of deviation कितने डिग्री का, 180 डिग्री, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्लियर सभी को, ऑब्जर्वेशन क्लियर, तीन ऑब्जर्वेशन है।
अब इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर उसने अपने क्या दिए बेटा, कॉन्क्लूजन, है ना। तो हर चीज जब आप लेबोरेटरी में अगर आप साइंटिस्ट बन जाते हो तो यही चीज है, पहले आप एक्सपेरिमेंट सेटअप करोगे, फिर उसे ऑब्जर्व करोगे, फिर अपनी कंक्लूजन दोगे और फाइनली रिजल्ट दोगे, है ना। तो पहले कंक्लूजन है, थर्ड पॉइंट, फिर रिजल्ट। कंक्लूजन में क्या देखा भैया, उसने ये बोला कि जब मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट निकल जा रहे हैं गोल्ड फॉइल से, इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, ठीक है ना। मैक्सिमम स्पेस इनसाइड द एटम इज क्या, एम्प्टी। खूब ज्यादा स्पेस तो क्या है बेटा, खाली है ना। इसको मैं पहले इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम बता दे रहा हूँ बेटा, फिर बता रहा हूँ, ठीक है ना। पहला ऑब्जर्वेशन ये था। दूसरा कि जो अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना, डेविएट हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है बेटा, जस्ट नो दैट्स व्हाई आई हैव गिवन यू द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अभी हमने लिखा कि अल्फा पार्टिकल क्या है, पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई है, ठीक है ना। अगर वो डेविएट हो रहे हैं तो डेविएट होने का मतलब क्या है बेटा, उनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि रिपल्शन है। अट्रैक्शन होता तो उल्टे खींच जाते बेटा, उनके ऊपर फोर्स ऑफ क्या है, रिपल्शन। और रिपल्शन होने का मतलब क्या है बेटा, कि एटम के अंदर भी कोई डेफिनेटली क्या होना चाहिए, पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। और वो पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को ही रदरफोर्ड ने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। जो अल्फा पार्टिकल इसके क्लोज से जाएंगे बेटा, उनको क्या होगा, रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा तो क्या होंगे, उनका डेविएशन होगा, ठीक है ना। तो जो अल्फा पार्टिकल्स काफी दूर से जा रहे हैं, दूर से जाने वाले अल्फा पार्टिकल तो क्या हो गए आपके, स्ट्रेट निकल गए, इनको कोई डेविएशन नहीं मिला इस तरीके से, ठीक है ना। ये भी दूर से जाने वाला है। अब जो पास आ गए बेटा, है ना, उसको क्या हो गया, हल्का सा डेविएशन मिला। जो थोड़ा और पास आया उसे और डेविएशन मिला। और जो अल्फा पार्टिकल एकदम स्ट्रेट जा रहा था न्यूक्लियस की तरफ, भैया, है ना, मैंने अभी बोला कि दो नॉर्थ पोल कभी भी चिपक तो सकते नहीं बेटा। तो जो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा था वो डेफिनेटली क्या होगा बेटा, कुछ दूरी तक जाने के बाद क्या होगा, वापस पलट जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से, है ना, ये वापस आपके दूर वाले अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो दिस इज द, ये वापस जा रहा है, ये पलट गया पलट गया पलट गया, ये स्ट्रेट निकल गया, ये इधर चले गया, है ना। तो पहले ये डायग्राम बना लेना, दैट इज द रीजन। ये हमारा θ1 एंगल ऑफ डेविएशन, ये θ2। जो जितना पास जाता जाएगा बेटा उसका एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होता जाएगा, उतना ही ज्यादा होता जाएगा। और वो अल्फा पार्टिकल जो बिल्कुल स्ट्रेट न्यूक्लियस की तरफ पहुंचे, है ना, उनके लिए क्या होगा, थीटा सीधे सीधे कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि वो एक डिस्टेंस से ज्यादा क्लोज नहीं जा सकते, तो इनके लिए थीटा 180 डिग्री हो गया। ठीक है बेटा। तो ऑब्जर्वेशन बस 3 है, कंक्लूजन लिख लेना। पहला कंक्लूजन उसने दिया, चूंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट निकल जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ भैया, मैक्सिमम स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इसने ये बोला बेटा कि मैक्सिमम स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। फर्स्ट कंक्लूजन वाज मैक्सिमम स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, ठीक है ना। सेकेंड कंक्लूजन उसने ये दिया बेटा, ठीक है ना, देयर शुड बी सम हार्ड, there should be some hard positively charged dense object, there should be some hard positively charged dense object
at the center हार्ड भी होगा, पॉजिटिवली चार्ज भी होगा, डेंस भी होगा एट द सेंटर, ठीक है ना, एंड अल्फा पार्टिकल गोइंग क्लोज टू दिस, है ना, अल्फा पार्टिकल गोइंग क्लोज टू दिस dense object, going close to the object will feel repulsion, and deviate from their path. ठीक है, और इसी में लिखना बेटा, Rutherford named this hard positively charged dense object as nucleus. Rutherford named this hard positively charged dense object as nucleus, है ना, which is present at the center of atom, है ना, and it contains proton and neutron, समझे बेटा, है ना। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी तब तक नहीं हुई थी, आपको बता ही चुका हूं मैं, ये मॉडल है 1911 का, जबकि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कब हुई थी, 1932 में चैडविक ने, 21 साल बाद हुई थी बेटा। बट लिखते वक्त हम लोग लिख लेते हैं कि न्यूट्रॉन और क्या प्रेजेंट है इसके अंदर, प्रोटॉन। अब ये पॉजिटिवली चार्ज क्यों है भैया, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, ठीक है ना, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, तो अगर प्रोटॉन इसके अंदर प्रेजेंट है तो डेफिनेटली क्या होगा, पॉजिटिव से चार्ज, ठीक है ना। और थर्ड और लास्ट कंक्लूजन आप ये लिख सकते हो बेटा कि अल्फा पार्टिकल्स गोइंग स्ट्रेट टू द न्यूक्लियस, will feel maximum repulsion, alpha particle going straight to the nucleus will feel maximum repulsion and return back to their original path, ठीक, दैट वाज कंक्लूजन। अब अगर मॉडल की बात करोगे बेटा कि फाइनली इसका मॉडल क्या था, है ना, तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, है ना, एटम कंटेन्स टू पार्ट, है ना, अभी मैं मॉडल समझा रहा हूं पहले। तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग एटम कंटेन्स टू पार्ट, है ना, पहला पार्ट है आपका न्यूक्लियर पार्ट, है ना, जो हमेशा कहां पर होगा बेटा, सेंटर पर, और इसके अंदर कहां क्या क्या प्रेजेंट होंगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और दूसरा पार्ट है आपका क्या, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे आपके, इलेक्ट्रॉन। तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटम के दो पार्ट है, पहला न्यूक्लियर पार्ट है, दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, ठीक है ना। न्यूक्लियर पार्ट मतलब कहां पर होता है बेटा, सेंटर पर, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं आपके, है ना, क्लोज सर्कुलर शेल में न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं बेटा, चक्कर लगाते रहते हैं, है ना। तो ये उसने अपना सिंपल सा मॉडल दिया था कि न्यूक्लियस तो सेंटर पे प्रेजेंट है एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन क्लोज सर्कुलर ऑर्बिट या शेल, जो भी आप बोल सकते हो, ठीक है ना। तो आप इसको, ये जो बनाया है हमने, इसे हम लोग क्लोज्ड सर्कुलर ऑर्बिट या शेल बोलते हैं, ठीक है ना। इसको इस तरह बोल सकते हैं, सन के
आसपास जितने हाँ बिल्कुल, है ना, प्लेनेट मॉडल भी बोला जाता है। जैसे सूर्य के चारों तरफ आपके बाकी प्लेनेट चक्कर लगाते हैं, तो वैसे ही ये हमारा, है ना, सोलर मॉडल ऑफ एटम भी इसे बोल सकते हो आप, ठीक है ना। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट, ये उसका मॉडल था बेटा, ठीक है। रिजल्ट्स वाला पोर्शन थोड़ा बड़ा है, तो वी विल कम टू दैट पार्ट इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है ना। फिर इसके फेलियर के भी रीजन देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे।